केंद्र की मोदी सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के तहत कई क्षेत्रों की सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचकर या संपत्ति को लीज पर देकर कुल 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्रालय ने इसका पूरा खाका पेश करते हुए बताया कि लीज पर देने की प्रक्रिया 4 साल यानी वर्ष 2025 तक चलेगी। केंद्र का तर्क है कि जिन रोड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स को लीज पर दिया जाएगा, उनका मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा। ये लीज एक तय की गई समय सीमा के लिए होगी और उसके बाद सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास वापस आ जाएगा। But the first thing to start with is the budget that we presented in February 2021 was clearly something which was prepared in the light of the pandemic affected economy. 2020, you saw the rapid changes that had happened. We had to lock down the economy because at that time we did not even have PPE kits. Then of course ramping up of capacities and production, all that happened, but nevertheless the economy did have a serious challenge, but we didn't allow the challenge to remain there. We took it as an opportunity, and in order to make sure that the economy gets the necessary support. उधर केंद्र की इस नई स्कीम पर विपक्ष लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की ये घोषणा युवाओं के भविष्य पर हमला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल में बनी देश की पूंजी को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के हाथों में बेच दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कुछ कंपनियों को यह गिफ्ट देने से उनका एकाधिकार बनेगा, जिस कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा। पीएम मोदी ने अपने 3 उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये स्कीम लॉन्च की है। जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी, उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए। राहुल के बयान पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी मौद्रिकीकरण के बारे में जानते हैं? वह कांग्रेस ही थी जिसने देश के संसाधनों को बेचा और उसमें रिश्वत प्राप्त की। सीतारमण ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मौद्रिकीकरण किया। 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए अनुरोध प्रस्ताव आमंत्रित किया गया था। इस स्टेशन के लिए RFP किसने मंगाया था? बहरहाल मोदी सरकार ने बैठे बिठाए विपक्ष को नेशनल मोनेटाइजेशन जैसा मुद्दा दे दिया, क्योंकि निजीकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे विपक्ष चुनावी हथियार बनाने से नहीं चूकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने NMP नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च जो किया, उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा हथियार दे दिया जिसके जरिए
सरकार को घेरा जा सकता है। महंगाई है, पेगासस है, दूसरे कई मुद्दे हैं, लेकिन इसी बीच 6 लाख करोड़ रुपए सरकार जुटाएगी अपने एसेट्स में शेयर होल्डर बनाकर। आप उसमें आईपीओ भी आ सकता है, बेचा भी जा सकता है। हालांकि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि इस पे स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक सरकार का रहेगा। चलिए, इस मजमून सबको मालूम है, मैं उसी को लेकर के चर्चा करूंगा। इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अरविंद गुप्ता जी लखनऊ से जुड़े हैं, जयपुर से आरसी चौधरी जी प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और अहमदाबाद से राजू शुक्ला जी भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। आरसी चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले मैं, गवर्नमेंट का ये कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि देश के विकास के लिए जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं 5 ट्रिलियन का, उसे पूरा करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, और अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो विकास नहीं हो सकता। जो पैसा सरकार इकट्ठा करना चाहती है उसके जरिए हमारे यहाँ ब्रिजेज, बेटर फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करा सकेंगे आम जन को, स्टेशन या फिर एयरपोर्ट हो, दूसरे जो संसाधन हैं वो हो। उसकी वजह ये है, तो इसमें बेवजह प्रतिपक्ष हंगामा कर रहा है और इसे एक ये कहें कि लोगों को गुमराह करने के लिए एक रास्ता चुन रहा है। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात रखी। आपने कहा कि विपक्ष है वो जनता को गुमराह कर रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता सहित देश के कोने में लास्ट पन्ना प्रमुख तक एक ही बातें कहता था कि देश में 70 साल का हिसाब मांगता था। इस देश की आम आदमी ने, हर व्यक्ति ने, जब भाखड़ा डैम बना था, देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते थे जो अपने आप को प्रथम सेवक कहते थे, जब वहां पे गए और मजदूरों से जब संवाद किया और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मजदूरी करें। उन्होंने कहा आप राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नेहरू के वक्तव्य थे। इस देश के हर वर्ग के व्यक्ति ने इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 70 साल में देश के 130 करोड़ आबादी ने जो राष्ट्र का निर्माण किया था, आज देश के प्रधानमंत्री विकास के नाम पे कहीं पे भी किसी भी मुद्दे पे चर्चा कीजिए, अगर आप महंगाई पे बात करेंगे, किसी पे भी जवाबदेही पे जब बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये कहेंगे कि विकास के लिए करना पड़ रहा है। लेकिन ये 70 साल का हिसाब मांगने वाले आज बता रहे हैं कि देश के अंदर 7 साल के अंदर ऐसी स्थिति कर दी जो 70 साल में कमाया था उसको बेच के देश को चलाना पड़ रहा है। आज देश का जो सबसे बड़ी युवा आबादी, जो इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है, उसका भविष्य अंधकार में नजर आता है। तमाम जो सार्वजनिक उपक्रम है आज वो बेच रहे हैं। सरकारें इन रही है कि एक कंपनी का प्रतिनिधि मात्र बन के रह जाएगी इस देश के अंदर, जब निजी उपक्रम सार्वजनिक उपक्रम। लेकिन आरसी चौधरी साहब, बीजेपी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साफ कहती है कि आप भरोसा रखिए और इंतजार तो करिए। मैं याद दिलाना चाहूंगा 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में, जब गंगा के किनारे पे खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री, यह सत्ता के जो नेता हैं वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आप उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, और उन्होंने चीख के कहा था कि रेल जीवन रेखा कितनी महत्वपूर्ण है, रेल किसी का जीवन कैसे बना सकती है, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं आपको यह आश्वस्त कर रहा हूं, विपक्ष के जो लोग हैं वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। आप कहें तो मैं उसके वीडियो को चला सकता हूं, पूरा देश जानता है। इसलिए आज राजनीति के अंदर ऐसी स्थिति होगी। आज से पहले अलग अलग दल रहे, अलग अलग नेता रहे, लेकिन उनका वचन एक देश के लोगों में विश्वास पैदा करता था। आज पार्टी का शीर्ष नेता देश के प्रधानमंत्री पे देश की जनता को विश्वास नहीं रहा कि ये क्या कहना चाहते हैं और क्या करने वाले हैं। इसलिए ये तमाम राजनीतिक दलों आरसी चौधरी जी वापस आ रहा हूं सर, वापस आ रहा हूं। आरसी चौधरी साहब वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं अरविंद गुप्ता साहब के पास जाना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी नेता, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग भी सर विरोध कर रहे हैं इस बात का, और ये कहा जा रहा है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां की जनता को गुमराह करने के लिए प्रतिपक्ष एक घिनौनी हरकत कर रहा है। ये बीजेपी का साफ आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात। देखिए, मैं आपको पहले हमें इकोनॉमी का जो भारत की इकोनॉमी है उसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, टोटल कैपिटलिज्म जब भी होता है तो वो मोनोपोली की तरफ और कुछ लोगों के हाथ में पूरे बिजनेस चला जाता है। और टोटल सोशलिज्म जब होता है तो उसमें कम लोगों को काम ना करने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, इसमें हमें एक बैलेंस बनाने की बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन स्थिति ये आ रही है, इस टाइम हम क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है कि इसमें पूरा बिजनेस जो है वो कुछ बिजनेसमैनों के हाथों में सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। जब वो सेंट्रलाइज्ड हो जाता है कुछ बिजनेसमैनों के हाथों में, तो उसकी वो मोनोपोली हो जाती है।
और ये मोनोपोली जो है, आपको मैं बताऊं कि कहीं पर भी ना तो देश के लिए अच्छी है, जनता के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरा इसमें जैसे ये क्रोनी कैपिटलिज्म का मैं थोड़ा सिंपल शब्द में अगर समझाना चाहूं तो जैसे अब आपका टेलीकम्युनिकेशन है, क्यों टेलीकम्युनिकेशन में एक जियो, एयरटेल, वोडाफोन केवल 3 या 4 कंपनियां हैं, इसमें 30 या 40 कंपनियां क्यों नहीं? क्योंकि जब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग छोटी छोटी कंपनियां होंगी तो क्या होगा कि हमारी जो कंपटीशन होगा वो अच्छा होगा और जनता को इससे कई फायदे मिले। लेकिन और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम मोनोपोली को देखिए, मोनोपोली चाहे किसी की भी हो, चाहे वो राजनीतिक मोनोपोली हो, चाहे बिजनेस में मोनोपोली हो, ये हमेशा ही राष्ट्र के लिए भी हानिकारक है और समाज के लिए तो बहुत ही हानिकारक है। अब अगर आप एक चीज देख लीजिए, आज हमारे यहाँ सरकार का काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए फैसिलिटेटर के रूप में, कि वो सुविधाएं उपलब्ध कराए, ना कि वो खुद बिजनेस करना शुरू कर दे। अब सुविधाएं उपलब्ध कराने में क्या है कि जैसे हमारा रोड्स हम दें, हम इलेक्ट्रिसिटी दें, हम उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दें, हम सुरक्षा दें उन्हें, हम उनके लिए बैंकिंग प्रणाली अच्छी करें। लेकिन इन सब चीजों के ऊपर तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देना चाहिए वो तो हम उसकी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जो कहा जाता था कि साहब गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, तो सही बात तो मैं आपको बताऊं, इस टाइम गड्ढा युक्त सड़कें ज्यादा हो गई, बशर्ते कि गड्ढा मुक्त सड़कों की जो बात चल रही थी। मैं चलिए अरविंद जी वापस लौट रहा हूं आपके पास में। मैं एक बार राजू शुक्ला साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक बार बयान लेता हूं। मैं राजू जी 2-3 बातें कह रहे हैं विपक्ष के लोग। एक तो ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि किसी सक्षम राष्ट्र के लिए कि वहां संपत्तियां बेच करके और आप विकास का मॉडल तैयार कर रहे हो, ये कहीं नहीं होता। हमें एसेट्स तैयार करनी चाहिए, ये आपकी कार्य कुशलता का द्योतक होता है। ये अक्सर मैं यहाँ पे तेजस्वी यादव का ट्वीट भी करना चाहूंगा कि जनाब ये कौन सा पैटर्न है कि हम संपत्तियां बेच करके और उसके बाद में हम विकास का मॉडल इख्तियार करें। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, उन लोगों का ऑब्जेक्शन है कि अगर 70 साल में कुछ नहीं किया तो जिन चीजों से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाने की बात कही जा रही है वो कहां से एसेट्स तैयार हुए फिर? मेरे जो साथी पक्ष वालों ने जो आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है। मैं उसका कड़े से कड़े शब्दों में खंडन करता हूं, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो भटकाया गया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर शब्दों में बोला है कि जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन या NMP जो लगाने जा रहे हैं उसके अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम पहले हो जाएगा, रेलवे का डेवलपमेंट का काम पहले होगा, और कई सारे ऐसे जो हमारे भारत के पूरे वर्ष में कई सारी एसेट पड़ी है जो किसी काम की नहीं है और ऐसे ही पड़ी रही है, तो उसका यूज भी हो जाएगा। यानी कि वो नॉन यूज पे पड़ी है तो उसका यूज। राजू शुक्ला साहब मेरा एक सवाल है यहाँ पे। निर्मला सीतारमण जी ने ये कहीं कोट नहीं किया है कि सिक यूनिट्स को हम दे रहे हैं, ये कहीं नहीं कहा है अभी तक। देखिए यूनिट्स जो है हमारी नहीं हो सकती, रेलवे हमारा सिक नहीं हो सकता, हाईवेज हमारे सिक नहीं हो सकते। जो रेलवे की एसेट जो सिक पड़ी है, मैं पूरा रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रेलवे की एसेट है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एसेट है जो अभी कोई नॉन यूज में पड़ी है, उसी का वो लोग ये लीज पे देने वाले हैं, नहीं बेचने वाले हैं। और ये भी कंडीशन के आधार पे लीज होगी, उनके आधार से जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा उससे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और जो भारत के विकास के लिए जो जरूरी आयाम है उसको सर्व किया जाएगा। अकॉर्डिंगली अमिताभ कांत जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है नीति आयोग के, उन्होंने भी ये जो नीति बनाई है उनके बहुत सराहना की कि भाई कोई भी डेवलपर आएगा तो उसे तैयार प्रोजेक्ट मिलेगा, तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो उसी से वो काम कर सकेगा। तो ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ही स्ट्रेंथ वाला प्रोग्राम है और 6 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा होगा। तो ये सरकार का ये है कि भी 21-22 तक जो भी जीडीपी रेट में डाउन है वो उससे 10 पॉइंट से भी ज्यादा उसका इंक्रीज हो। और गवर्नमेंट ये जो पड़ी रही जो अभी जो अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, उसमें से 1.6 लाख करोड़ फ्रॉम रोड सेक्टर, यानी कि जो रोड सेक्टर की जो एसेट है वो बिल्कुल अभी नॉन यूज है। ऐसी एसेट को यूज करेंगे। 1.52 लाख करोड़ रेलवे एसेट, उसका भी यूज करेंगे।
और सरकार ने 45,200 करोड़ रुपया पावर ट्रांसमिशन लाइन में से लाने का जो तय किया है। 39,832 करोड़ रुपया नेचुरल गैस से लाएंगे, 35,100 करोड़ रुपया टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट से लाएंगे। तो दिस इज अ बिग एंड बोल्ड डिसीजन है। तो ये डिसीजन लेने की हिम्मत होनी चाहिए। वापस लौटूंगा आपके पास में, समय कम है लेकिन मैं एक राउंड जरूर लेना चाहूंगा। गुप्ता साहब, आप पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, समय थोड़ा कम है। बिल्कुल, एक बात बताऊं आपको, ये जो पैसा लिया जा रहा है, हर चीज हम अपने एसेट्स बेच रहे हैं। हमने ये बेच दिया, हमने वो बेच रहे हैं, हम वहां से जो हमारी बिल्कुल यूज नहीं कह रहे हैं, जो कि हमारे नॉन यूजेबल जो एसेट्स बचे हुए हैं, ये पैसा जा कहाँ रहा है? कौन से डेवलपमेंट आप हमें दिखा पा रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, यहाँ पे बिजली की आज समस्या इतनी है कि लोगों को अपने हर जगह पे सर्वो लगाने पड़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशन के लिए। उनके अपने इक्विपमेंट्स नहीं बच पा रहे हैं। डीजल का कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ गया, जब आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं, रोड्स नहीं दे पा रहे हैं, आप कहीं पर भी हमें कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का चीज आप बता दीजिए जो आप कहें कि हमने बहुत अच्छा से हमने एक एक्सप्रेस हाईवे बना दिया है, हमने यहाँ कोई ऐसी योजना उत्तर प्रदेश में ले आए जहां पर हमें कहें कि आपने जो पैसा लिया वो हम लगा तो रहे हैं, आप ले रहे हैं लेकिन लगा कहाँ रहे हैं? गुप्ता साहब, लेकिन डॉक्टर गुप्ता, लेकिन ये केवल बात एक उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, पूरे हमारे पूरे देश की। हाँ, आप जरा एक गौर करके देख लीजिए, महाराष्ट्र में वही, बॉम्बे में बाढ़ हर साल आती, फिर वही वैसी आ रही है। अब अभी आप बताइए, अभी इन्होंने जो ये कर रहे हैं, बेसिकली ये है कि कोरोना टाइम जो हमारी इकोनॉमी डाउन हुई है उसे अप करने के लिए कर रहे हैं। मुझे केवल एक चीज बता दीजिए, आप कोरोना काल में आपने इतने वेंटिलेटर खरीदे जो कि बिल्कुल कंडम निकल गए, उनका आप अभी तक उसके क्या उसमें संज्ञान लिया आपने अभी तक? और कोरोना की जो तैयारी की बात आप कर रहे, जैसे जो कि हम इसमें चीजें करेंगे, आप मुझे एक बात बताइए, आपने पिछले वेंटिलेटर उनका अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, नए वेंटिलेटर आप खरीद नहीं रहे, ऑक्सीजन का आप कहते हैं कि साहब प्लांट। चलिए डॉक्टर साहब, मैं 30 सेकंड आरसी चौधरी साहब के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद में राजू शुक्ला जी का जवाब लूंगा। आरसी चौधरी जी, समय थोड़ा कम है। अभी आपने सुना कि देश के विकास के लिए जो कुछ हो रहा है, और ये साफ कर दिया गया है कि मालिकाना हक जो भी प्रोजेक्ट होंगे उस पे सरकार का होगा। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि जो विपक्ष है वो गुमराह करने का काम कर रहा है। कभी ये कहते हैं कि विपक्ष की आवाज इस देश के अंदर कोई सुनना नहीं चाहता, ये अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, चाहे देश के अंदर हर जगह मुद्दा है। संसद के अंदर ये चर्चा नहीं करना चाहते। अगर ये विकास करना चाहते तो संसद के अंदर चर्चा करते, संसद में नहीं चर्चा करना चाहते। डेमोक्रेसी में आपको विश्वास नहीं है। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रेलवे को जिन्होंने खड़ा किया, जिन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स को खड़ा किया, उन सब के जो लोग हैं, यूनियन से, उनसे आप बात कर देते। ये किसी से संवाद नहीं करते, ये संवाद करते हैं अपने दो निजी मित्रों से। जिस प्रकार से हमारे जो यूपी के साथी हैं, उन्होंने कहा कि ये क्रॉनी कैपिटलिस्ट भी सिर्फ दो लोगों के हाथ में पूरे देश को सौंपना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि निजी बस के अंदर चलते हैं, निजी किस प्रकार से जो संसाधनों का ये जो निजीकरण कर रहे हैं, आज क्या विकास का जरिया एक ही रहेगा कि देश की संपत्तियों को बेचा जाए? 7 साल में आपकी नीतियां इस बात की द्योतक है कि जीएसटी के बाद में आपकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले आज 5 किलो अनाज में चर्चा करने लगे। चलिए 30 सेकंड में जवाब दिलवा देता हूं। 30 सेकंड में राजू शुक्ला जी का जवाब दिलवा देता हूं, समय कम है, सॉरी। शुक्ला साहब, आपने सुना अभी कि देश भरोसा, मेरे साथी मित्रों ने बताया कि यूपी में ऐसा रोड है, गड्ढे है। मेरे मित्र को बताना चाहता हूं कि यूपी में सबसे ज्यादा सरकार किसकी रही है, तो वो उनका जवाब उनको मिल जाएगा कि उनकी ही सरकार ही, समाजवादी पार्टी की सरकार मैक्सिमम राज किया, बीएसपी की सरकार ने राज किया वहां पे। तो उन लोगों के जाके प्रश्न पूछना चाहिए अपने नेता को कि भाई ऐसे गड्ढे क्यों रह गए। योगी जी के शासन में आने के बाद वहां पे क्या डेवलपमेंट हुआ है वो सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। तो मुझे बताने की जरूरत है, ये नेशनल पॉइंट है, इसलिए मैं नेशनल पॉइंट पे वापस आता हूँ। आप अगर स्टेट लेवल की बात करना चाहते हो, गुजरात में आइए एक बार, आप गुजरात का डेवलपमेंट देख लीजिए, नरेंद्र भाई ने किया है वो, बराबर है। और नरेंद्र भाई अभी पूरे भारतवर्ष के ऐसे नेता है जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और नरेंद्र भाई की विकास नीति और उनका विजन बहुत क्लियर है। 2030 तक, और मैंने बोला, ये मेरे साथी मित्र बार बार ये बोल रहे हैं कि एसेट बेच रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं। भाई लीज का मतलब क्या होता है? एसेट को रेंट पे दिया जाता है, नॉट सेल। राजू जी, आप सुनिए, अरविंद गुप्ता जी समाजवादी पार्टी नेता हैं, उनका एक ये बात कहना है कि सरकार ये बता दे कि उन्होंने
जो 70 साल से पहले एसेट्स तैयार किए, ऐसा कोई एसेट तैयार किया हो गवर्नमेंट ने 7 साल में, वो बता दे। इनका ये कहना है तो भरोसा कैसे? मेरे साथी मित्र को वही बोलना चाहता हूं कि निर्मला सीतारमण जी ने क्लियरली मेंशन किया है कि ये कोई जमीन नहीं बेची जा रही है, कोई एसेट बेची नहीं जा रही है। उसका जवाब और 17 साल में मेरी बात सुनिए, 17 साल में जो डेवलपमेंट 17 साल में जो डेवलपमेंट आगे की सरकारों ने किया है, उसमें जो अनयूज प्रॉपर्टी थी उसी का ये प्रश्न है, इसी को ही ये रीयूज करेंगे और उसी से ऐसा बताऊं के लिए BSNL की आप बात करें तो BSNL अभी तंत्र एकदम खड्डे में गया हुआ है। तो उसका सर मैं माफी चाहूंगा क्योंकि 6 लाख करोड़ की बड़ी बहस है और समय समय पर हम लेते रहेंगे, क्योंकि ये इस वजह से लाजमी था कि बहुत सारे आर्टिकल्स और सारी चीजें आ रही हैं, उस पे ये बयान निकल करके आ रहे हैं कि क्या 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने विपक्ष को हथियार थमा दिया। ये मेरा एक सवाल था और मैं चाह रहा था कि इस पे चर्चा हो। समय कम है, मैं माफी चाहूंगा और कभी किसी दिन वापस हम इस बहस में जरूर आप लोगों को शिरकत कराएंगे। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।